नमस्कार स्टूडेंट्स। अध्याय 13 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, जो कि कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में राजनीति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके व्याख्यान भाग 3 को आज हम जानेंगे। मेरा नाम है उज्ज्वल चौबे और संविधान की कक्षा में आप मेरे साथ आगे पढ़ेंगे। अभी तक व्याख्यान की रूपरेखा में हम संविधान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की संरचना के बारे में जान रहे हैं। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार देश की संसद का निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर सदन बनता है। इसके बाद हमने संघीय कार्यपालिका के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे संघ की जो कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री आते हैं, इन तीनों से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना, उनकी शक्तियों के बारे में हमने पूर्ण रूप से चर्चा की। यहाँ पर जो ये भी बहुत ही प्रमुख रूप से जानने लायक है, जैसे कि राष्ट्रपति है, इस पद के लिए प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है इसमें रखी गई है, न्यूनतम आयु जो है, कम से कम आदमी को 35 वर्ष का होना चाहिए यदि वो राष्ट्रपति बनना चाहता है। वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। निर्वाचन एवं नियुक्ति की जो पद्धति है वो राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति, जिसमें ये होता है इन दोनों में कि संसद और राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें मतदान करते हैं, तभी इसे अप्रत्यक्ष प्रणाली कहा जाता है। वहीं उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, जिसमें कि जो केवल संसद सदस्य होते हैं वो यहाँ पर वोट देते हैं। एकल संक्रमणी मत पद्धति यहाँ जिसमें विधानसभाओं के भी विधायकों का प्रयोग किया जाता है वो इसमें नहीं किया जाता। इस वजह से यहाँ पे केवल इसमें आ जाएगा केवल अप्रत्यक्ष प्रणाली। इसके बाद प्रधानमंत्री होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, अभी तक इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा अन्य योग्यता, जैसे कि लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति यदि कोई बनना चाहता है तो उसे लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखनी होगी। वहीं यदि कोई उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और यदि कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना आवश्यक है, या उसे समर्थन होना चाहिए बहुमत का, मतलब आधे से अधिक जो संख्या है उसका बल उसे मिलना चाहिए। शपथ, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति दिलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, देखिए शपथ आदमी उसी से लेता है जो उसकी नियुक्ति करता है। तो हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद आता है कार्यकाल। कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए होता है। ये निश्चित होता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा उसे अगले 5 साल तक के लिए राष्ट्रपति के पद में रखा जाएगा, जब तक कि कोई महाअभियोग के द्वारा उसे हटाने की प्रक्रिया न की गई हो, ज़बरदस्ती उसे हटाने की प्रक्रिया ना हो, तब तक वो आदमी 5 साल तक इसमें रहता है। वैसे ही सेम उपराष्ट्रपति के लिए भी है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा की समाप्ति या लोकसभा के विश्वास होने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं। यदि लोकसभा सत्र 5 साल में समाप्त हो गया तो उन्हें अपने पद से हटना होगा, या लोकसभा में उनका अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है जिसमें वो बहुमत साबित नहीं कर पाते तो उन्हें हटना पड़ता है। इसके लिए भी पद हटाने की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के लिए कि उन्हें महाअभियोग लाना पड़ता है, महाअभियोग की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें संसद के किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के भी उपराष्ट्रपति को यदि आपको हटाना है तो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इसे लाया जाता है, और वहाँ से अन्य 50% से अधिक जब वहाँ के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे फिर लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ से जब सहमति मिल जाती है तब जाकर वो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा में बहुमत न होने पर, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि या तो लोकसभा के सत्र की समाप्ति तक 5 साल तक, या लोकसभा के
विश्वास होने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। अब यहाँ पर देश के अभी तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी। इन्हें ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं। तो एम वेंकैया नायडू हैं जो कि राज्यसभा के उप सभापति भी हैं, और प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस तरह से हमारे देश की ये संघीय कार्यपालिका है। इसके बाद हम जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश का वास्तविक प्रमुख होता है, हमारे देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है, जो कि इनका कार्य जो है वो जानने लायक है। जैसे कि एक राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यों में को निष्पादित करने के लिए उसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से सहायता और परामर्श लेना पड़ता है। लोकसभा के बहुमत मतलब आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के सदस्यों को चुनता है, जिन्हें राष्ट्रपति को नियुक्त करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा ही मंत्री परिषद की भी नियुक्ति होती है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री की अनुशंसा लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री अपने व्यवहारिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है हमारे राष्ट्र का, और क्योंकि जो केंद्र की वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के अनुरूप ही अपने अधिकांश अधिकारों का प्रयोग कर पाते हैं। जो राष्ट्रपति को भी शक्ति प्राप्त है, हमने जाना है कि पहले भी जब हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं, उन्हें जो शक्ति मिलती है जिससे वो कार्य कर पाते हैं वो किससे मिलती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। तो इस तरह से वो भी अपने कार्यों के लिए कहीं ना कहीं इन पर निर्भर होते हैं। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने लगे तो ये असंवैधानिक कहलाएगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार मिलता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व संसद के बीच एक तरह से सेतु का कार्य करता है। लोकसभा विघटित हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है। यदि 5 साल की जो लोकसभा का जो वो है सत्र है वो समाप्त होता है और उस लोकसभा विघटित होती है, फिर भी मंत्रिपरिषद कार्य करेगी जब तक अगली सरकार का गठन ना हो जाए, और फिर जब अगली सरकार बनेगी तो वो राष्ट्रपति को परामर्श देती रहेगी। आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति व सरकार गठन के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत का अर्थ होता है लोकसभा के कुल सदस्यों में कम से कम आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना। यदि वर्तमान लोकसभा के हिसाब से देखें तो कुल 543 जो सदस्य हैं जिनमें चुनाव होता है, 543 सीटों पर चुनाव होता है, तो उनमें जो सांसद चुनकर आते हैं उसमें बहुमत के लिए कम से कम यदि देखें तो आंकड़ा बनता है 272 सांसदों का। तो इतने सांसदों का समर्थन आपके पास 272 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है यदि आपको अपना प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का गठन करना है। तो लोकसभा के सदस्य कई राजनीतिक दलों या पार्टियों में बंटे होते हैं, जैसे कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है इत्यादि। ये कई पार्टियां हैं हमारे देश में, और ये हमने देखा है कि कई पार्टियां तो हमारे राज्य में राज्य विशेष के लिए भी होती हैं, जैसे कि AIDMK तृणमूल कांग्रेस है बंगाल में, AIDMK है तमिलनाडु में, शिरोमणि अकाली दल है पंजाब में, असम गण परिषद है असम में। तो ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। हर एक पार्टी की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं और उनके नीति संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं उनको आधार बनाकर वे सभी चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव के बाद जो लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं, इनमें से किसी एक पार्टी के 272 से अधिक सांसद हों तो उसका नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और यदि किसी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो उससे एक से अधिक दल भी आपस में मिलकर जो है संयुक्त सरकार बना सकते हैं, जिसे हम संयुक्त दल भी बोलते हैं या कोलिजन गवर्नमेंट बोला जाता है इसे। गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति फिर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री
अपने या सहयोगी दलों के सदस्यों में से अपने मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करता है और उनकी योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप उन्हें विभिन्न विभाग सौंपता है। मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे कि रेलवे है तो उसका रेल मंत्री होगा, वित्त है तो उससे संबंधी वित्त मंत्री होगा, कृषि क्षेत्र है तो उससे संबंधी कृषि मंत्री होगा, गृह है यदि पुलिस संबंधी कोई आंतरिक मामलों का है तो उसके लिए गृह मंत्री होगा, विदेश का है तो उसके लिए विदेश मंत्री होगा। ऐसे सभी मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुरूप प्रधानमंत्री जो है वो चयन करता है तथा उन्हें नियुक्त करने का कार्य फिर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनमें सम्मिलित होते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेते हैं। हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के संचालन की मुख्य धुरी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो सरकार है वो लोकसभा में यदि विश्वास खो दे तो उसे त्यागपत्र तक देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना इस प्रकार है कि सारे मंत्री एक दूसरे के काम में एक दूसरे का समर्थन करते हैं और संसद में या सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। यह माना जाता है कि सारे मंत्री एक दूसरे तथा प्रधानमंत्री की सहमति से आपस में पारस्परिक सहयोग से सामंजस्य स्थापित करके कार्य करते हैं। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त किया जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को उसमें हटाया जाता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो सभी राजनेता होते हैं और बहुत सीमित समय के लिए मंत्री होते हैं। इनका मुख्य काम नीतिगत निर्णय लेना होता है और विभाग के लोगों के बीच के कड़ी के रूप में कार्य करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से सरकारी पदों पर जो सरकारी नौकरशाह होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो एक लंबे समय के लिए होते हैं और वही लोग होते हैं जिन लोग मुख्य रूप से नीति निर्माण के प्रारूप को तैयार करने का कार्य करते हैं। ये जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो इसको विधायिका में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कार्यपालिका जो है, जो वास्तविक कार्यपालिका है और जो आप समझ लीजिए जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इन दोनों के बीच का एक संबंध है, एक धुरी है जो विधायिका को कार्यपालिका से जोड़ती है मंत्रिमंडल के रूप में। इनका मुख्य काम नीतिगत निर्णय लेना होता है राजनेताओं का और विभागों और लोगों के बीच में कड़ी के रूप में काम करना होता है। मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका भी हम कहते हैं। इसके अलावा जो सरकारी नौकर, पुलिस आदि के जो बड़े पद में जो पदाधिकारी होते हैं, जो बड़ा ढांचा होता है, उसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहा जाता है। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और संबंधित विभाग के कामकाज में निपुण होते हैं। इस वजह से इन्हीं की मदद से जो है सरकार अपनी कार्यपालिका की जिम्मेदारियों को निर्वहन करती है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य हैं वो हमने इस पर अभी चर्चा कर ही ली है, जैसे कि विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना तथा उनके कार्य तय करना, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य भी प्रधानमंत्री करते हैं। यदि मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है तो उस बैठक को बुलाना, उसमें सभी सदस्य उसमें आए, सभी की उपस्थिति दर्ज हो, इस सभी कार्यों की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की होती है क्योंकि वो उनके नेतृत्व करता है। साथ ही प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग या नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहले हमारे देश में योजना आयोग होता था, उसे हटाकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया और नीति आयोग में जो पदेन अध्यक्ष का पद है वो प्रधानमंत्री का होता है। ये जो नीति आयोग है ये विभिन्न प्रकार के नीति निर्माण के कार्य में जो हमारे देश में आगे चलकर जिन योजनाओं पर, परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा उन पर आप समझ लीजिए कि एक थिंक टैंक है, उस पर सोचने वाली एक संस्था है। विभिन्न विभागों द्वारा मंत्रियों की नीतियों का समन्वय करना तथा उनका मार्गदर्शन करना। अब जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मंत्री हैं जो अलग अलग विभागों के, उन सभी विभागों के मंत्रियों को नीति निर्माण के कार्य में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना तथा एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से चलने का जो है उसके लिए आप कह सकते हैं मार्गदर्शन करने का कार्य भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के
जो अन्य मंत्री होते हैं, जो संसदीय सचिव होते हैं या फिर जो विभागों के मंत्री होते हैं, उसके अलावा राज्य मंत्री के रूप में भी उनके जो उप मंत्रियों का चयन होता है, इसका कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, इसे कारण सहित चर्चा करें। तो पहले हम कथन जान लेते हैं, तीनों कथन क्या है। सबसे पहला कथन ये है कि हमेशा सबसे बड़े दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, ये है पहला कथन। दूसरा ख है, हमेशा जिस व्यक्ति को लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य समर्थन देंगे वही प्रधानमंत्री बन सकता है। और तीसरा ग है, हमेशा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जिसे लोकसभा के सारे दल समर्थन करेंगे। देखिए, इन तीनों कथन में केवल ख ही सही है, क्योंकि जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि लोकसभा में ये बिल्कुल सही है कि जिस व्यक्ति को लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य समर्थन देंगे वही प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसा कि हमने प्रधानमंत्री की योग्यता में हमने इसमें जाना था कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना आवश्यक है, वही राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रधानमंत्री जी के पद के बारे में जाना, और जो भाग 3 है इस अध्याय का वो यहीं तक रखा गया है। ये शिक्षण सामग्री और संदर्भ हैं, और अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।